सही सुना आपने। इसराइल ने एक ही दिन में लेबनान और गजा में 100 लोगों को मौत की घाट उतार दिया है। ये सब बेकसूर लोग हैं, औरतें, बच्चे। सही सुना आपने, बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया है। इस बीच ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी का बयान सामने आया है कि इसराइल की यह बौखलाहट बताती है कि वो हमास और हिजबुल्लाह के हाथों जंग हार चुका है। यह बात खामेनी ने देश के धर्म गुरुओं के सामने दी है, क्लेरिक्स के सामने दी है। इसके मायने क्या हैं, कुछ देर बाद मैं आपको समझाऊंगा। और मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र ने भी इसराइल की कड़ी शब्दों में आलोचना की है कि इसराइल बर्बरता की तमाम हदों को पार कर रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक राहत सामान भी नहीं पहुंच रहा है। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं आपको बतलाने वाला हूं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का बयान। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ खामेनी जो हैं वो सामने आ रहे हैं और संबोधन कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। यह इशारा इस बात की ओर कर रहा है कि बस चंद दिन रह गए हैं ईरानी प्रतिक्रिया को लेकर, यानी ईरान जल्द इसराइल पर हमला करेगा। कैसे करेगा उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, मगर रोज खामेनी सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले उनके बयानों पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। वो कहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह का लड़ना और टिके रहना इस बात का सबूत है कि गजा और लेबनान में वो पीछे नहीं हट रहे हैं और ये इसराइल की हार है। इसराइल हमास को नहीं हरा सका और अब बौखलाहट में बेकसूर फलस्तीनी लोगों को मार रहा है। इससे दुनिया के सामने इसराइल का खतरनाक और बर्बर चेहरा जाहिर हुआ है। हमास को नहीं मार सके तो जनता को मारो। दोस्तों, यह बात जो है ना, वो खामेनी ने देश के क्लेरिक्स के सामने कही, क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदर भी सुगबुगाहट बढ़ रही है। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि इसराइल ने जो अपना आखिरी हमला किया था उसमें 4 ईरानी सैनिक मारे गए थे। ईरान के अंदर कई लोग बदले की बात कर रहे हैं। इसीलिए बार बार धर्मगुरु और उनके सुप्रीम लीडर सामने आ रहे हैं लोगों को सांत्वना देने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में खामेनी की कई ऐसी तस्वीरें आ रही थी जिसमें मारे गए सैनिकों के रिश्तेदारों से वो जाके मिल रहे थे, उनके बच्चों से जाके मिल रहे थे। इस तरह की ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं दोस्तों। और अब उनका यह कहना, इसके अलावा क्या कह रहे हैं खामेनी आपके स्क्रीन पर। खामेनी ने कहा, इसराइल को लगा कि वो हमास के नेताओं को मारकर फलस्तीनी अभियान को खत्म कर देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं और यह इसराइल की हार है। और यहां पर किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं खामेनी? आपको इन 2 चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के जो राजनीतिक नेता हैं इस्माइल हानिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं हसन नसरल्लाह, उन्हें बेरूत में सितंबर में मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये 2 बड़ी खबरें बहुत बड़ा झटका थी। और उसके बाद फिर याह्या सिनवार की मौत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 7 अक्टूबर 2023 को जो आतंकवादी हमला हुआ था इसराइल पर, उसके मास्टरमाइंड थे। तो एक के बाद एक इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं को मौत के घाट उतार रहा है। और इसी बात पर जोर खामेनी दे रहे हैं कि बावजूद इसके हमास और हिजबुल्लाह का बाल तक बांका नहीं कर पाया इसराइल, और यह उसकी हार है। आगे दोस्तों, खामेनी ने कहा कि 40 सालों से हिजबुल्लाह इसराइल को लेबनानी इलाकों से खदेड़ रहा है। दक्षिणी लेबनान में बेरूत, टाइर और सिडोन जैसे शहरों से इस्राएली सेना को बार बार खदेड़ा गया है। वो ये भी बतलाते हैं कि एक जमाने में हिजबुल्लाह एक बहुत ही छोटा सा गुट था, मगर हर गुजरते दिन के साथ हिजबुल्लाह का मकाम बढ़ा है। क्या कहते हैं खामेनी? ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि एक जमाने में हिजबुल्लाह एक छोटा गुट था, आज वो एक बड़ा आंदोलन बन चुका है, बावजूद इसके कि इसराइल को सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों का साथ मिला है। वो आगे कहते हैं, कुछ लोगों को लग रहा था कि उनके शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने के बाद वो कमजोर हो जाएंगे, मगर हिजबुल्लाह ने सभी भविष्यवाणियां गलत साबित कर दी। उन्होंने कहा कि लेबनान के अंदर कुछ लोग हिजबुल्लाह की काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे, मगर बावजूद इसके कि इसराइल को अमेरिका से सारी मदद मिल रही है, सारी सैनिक मदद मिल रही है, मगर हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है।
तो एक तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी ये दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह और हमास ने इसराइल को हरा दिया, और दूसरी तरफ रूस और ईरान के बीच सहयोग की बड़ी खबर आती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक रूसी रॉकेट की मदद से ईरान के 2 उपग्रह जो हैं वो अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। एक उपग्रह 3 साल चलेगा, दूसरा 4 साल। और आप जानते हैं दोस्तों, उपग्रह का काम काफी हद तक इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होता है। देश के सामरिक हितों से जुड़े होते हैं एक देश के उपग्रह। इसको लेकर अल जजीरा की खबर आपके स्क्रीन पर। रशियन रॉकेट टेक्स इरानियन सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट एज टाइज ग्रो क्लोजर। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक रूसी रॉकेट ईरान के 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष तक ले गया है, और यह इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो घनिष्ठ होते जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अल जजीरा क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। ईरान ने 2 उपग्रहों कौसुर और हुदहुद को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। एक ईरानी अंतरिक्ष आधारित कंपनी के शोधकर्ताओं ने इन उपग्रहों को डिजाइन और विकसित किया, और मंगलवार सुबह सफल प्रक्षेपण हुआ। ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं दोस्तों, इन्हें रूसी सोयुज उपग्रह वाहक का उपयोग करके पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर कक्षा में तैनात किया गया है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक खबर नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि हर गुजरते दिन के साथ रूस और ईरान करीब आ रहे हैं। याद कीजिएगा, विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने क्या कहा था कि इसराइल किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु ठिकानों की तरफ आंख उठाकर ना देखे, क्योंकि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के दिशा निर्देशों के हिसाब से चल रहा है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। ऐसे में उसके परमाणु कार्यक्रम पर हमला करना घातक होगा, और ऐसी हिमाकत इसराइल ना करे। मगर इसराइल क्या कर रहा है आप सब जानते हैं। और अब 2 से 3 चीजें हो रही हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस्राएली सेना के अंदर बगावत। आईडीएफ के कई सैनिक अब कह रहे हैं कि पहले आप बंधकों को रिहा करवाइए, तभी हम इस जंग में शामिल होंगे। योआव गैलेंट रक्षा मंत्री, इन्हें बेंजामिन नेतन्याहू जो है बर्खास्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 अहम मांगे रखी थी। पहली बात, उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी जांच कराई जाए कि यह हमला कैसे हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा था साल की शुरुआत में कि हमें जो अभी तक बंधक फंसे हुए हैं हमास के पास, उन्हें रिहा करने को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। मगर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे भी इनकार कर दिया। यानी कि एक तरफ हमास और हिजबुल्लाह अभी तक जिंदा हैं, और दूसरी तरफ खुद इसराइल के अंदर जो सुगबुगाहट है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, मैंने बाकायदा आपको ये तस्वीरें दिखाई थी जिसमें इसराइल के तेल अवीव के आयोलन हाईवे पर कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो योआव गैलेंट के समर्थन में पहुंच गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू हर गुजरते दिन के साथ बौखला रहे हैं। उनकी हालत पतली होती जा रही है। वो जानते हैं कि अगर ये युद्ध रका तो उनका जेल में जाना तय है, क्योंकि तब यह बात सामने आएंगी कि वह आतंकवादी हमला क्यों हुआ, इतनी आसानी से कैसे हो गया, और तब उनके खिलाफ जो तमाम भ्रष्टाचार के केसेस हैं उसको लेकर उन्हें 10 साल जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए वो बर्बरता की तमाम हदों को पार कर रहे हैं, और उनकी इस बर्बरता की गवाही कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी दे रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक ही दिन में, इस खबर पर देखिए कितनी शॉकिंग खबर है, एक ही दिन में 100 लोग मार दिए इस्राएली एयर स्ट्राइक्स में। अल जजीरा कह रहा है इजरायली एयर स्ट्राइक्स किल्स मोर देन 100 अक्रॉस गजा एंड लेबनान। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। अल जजीरा की खबर, उनका कहना है कि जिस तरह से उत्तरी गजा में इस्राइल मदद नहीं पहुंचने दे रहा है, करीब 95,000 लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। अल जजीरा की खबर क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। Israeli siege denying food, water to as many as 95,000 in northern Gaza, UN warns।
कि जिस तरह से घेरेबंदी इसराइल ने कर दी है, जिस वजह से पानी और खाना नहीं पहुंच पा रहा है, 95,000 लोग भुखमरी की कगार पर हैं। अल जजीरा और क्या कहता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। UN Associate Spokesperson Stephanie Tremblay said Israel's military is preventing food and water from entering besieged northern Gaza, where an estimated 75,000 to 95,000 Palestinians are trapped and in need of supplies for their survival. सरल शब्दों में स्टेफनी ट्रेम्बले, जो कि संयुक्त राष्ट्र की सहायक प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि इस्राएल की सेना बार बार गजा में लोगों तक खाना और पानी पहुंचाने में बाधा डाल रही है, जिसकी वजह से करीब 75 से 90 हजार लोगों का भविष्य अधर में है। संयुक्त राष्ट्र के तेवर जो हैं वो लगातार सख्त हो रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से इस्राएल बमबारी कर रहा है, इसमें कई डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की जान खतरे में है। कई जगहों पर याद कीजिएगा, कमाल अदवान अस्पताल में क्या हुआ था, डॉक्टर्स को बंधक बना लिया था। वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों, आपको याद है? वो जो 2 डॉक्टर्स थे जिन्हें बंधक बना लिया गया था, वो आज तक घर नहीं लौटे हैं। ये कर रहा है इस्राएल दोस्तों। अब इस्राएल ये जो तमाम चीजें कर रहा है, इसे जोड़कर देखिए ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान से। उन्होंने क्या कहा कि आप हमास और हिजबुल्लाह को नहीं हरा पा रहे, इसलिए आप फलस्तीन और गजा के बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। यह जंग एक इंसान की जंग है, उसके बौखलाहट की जंग है, क्योंकि इस्राएल के अंदर इस जंग को रोकने की अपील लगातार की जा रही है। मगर अब जबकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो मामला और संगीन हो सकता है। मध्य पूर्व पर अब पूरे दुनिया की निगाह है। क्या इस्राएल और ईरान परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? यह बड़ा दावा है दोस्तों, मगर आप भी जानते हैं कि इस दावे की जमीन बहुत मजबूत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।